Hello, good evening everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening. वॉइस क्लियर है सबको? Yes, sir. गुड इवनिंग. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर डिस्कशन. आई होप सबने अच्छे से अटेम्प्ट करा होगा आज का पेपर. सबसे पहले जो क्वेश्चन इजी मीडियम लेवल के सीक्वेंस में ही रखें सारे 51 से स्टार्ट करके हुए जो भी आपके पेपर में आया होगा, और कैसे उसको अप्रोच करना है वो भी हम ट्राई करेंगे. ठीक है. सबसे पहले वाला क्वेश्चन ये था. सब लोग साथ साथ आप लोगों को भी ट्राई करना है. ठीक है. तो अपने कॉपी पेन लेके बैठो जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 51, ये पहला क्वेश्चन आया था आपका. इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द लाइन y इक्वल टू mod x विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू 1. तो देखो बहुत सिमेट्रिकल है और ग्राफ भी बहुत स्टैंडर्ड है. तो अगर आपको इमेज निकालनी तो सबसे बढ़िया है आप पहले ग्राफ बना लो. ठीक है. किसकी इमेज निकालनी? y इक्वल टू mod x. तो y इक्वल टू mod x का ग्राफ कैसा होता है आपको पता ही है, वी शेप. है ना? क्लियर है सबको? बोलो. Yes, sir. अब किसके अबाउट मिरर में रखा इक्वल टू 1, तो ये मेरा y इक्वल टू 1 में मिरर है. इस लाइन के अबाउट इसकी इमेज चाहिए. ठीक है. द इमेज ऑफ द पेयर ऑफ रेस y इक्वल टू mod x बाय द लाइन दिस. तो एक एक करके सोचो. सबसे पहले मान लो इतना पोर्शन कंसिडर करते हैं. तो सोचो इसकी लाइन के अबाउट बनाओ अपनी अपनी कॉपी में. फिर आप इतना पोर्शन कंसिडर करना, उसकी इमेज कैसी बनेगी. जो इमेज बनेगी उसकी आपको इक्वेशन लिखना है. मान लो ये पोर्शन आपने कंसिडर किया, इसकी इमेज कैसे बनेगी और इसकी इमेज कैसे बनेगी. वो इमेज बनाओ और इमेज से जो लाइन बनेगी उस लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है. करो ट्राई जल्दी से. आपको पहले पता करना इमेज कैसी होगी y इक्वल टू 1 के अबाउट. फिर इमेज से आपको एक लाइन मिलेगी, वो लाइन कैसी दिखेगी. देखो इस लाइन के अबाउट इसकी इमेज आई थिंक आपने ऐसी बनाई होगी. ऐसी बनेगी. बोलो सही है? है ना? बोलो. ये जो लाइन है और ये मिरर है तो इसकी इमेज ऐसी बनेगी. तो ये आपकी इमेज हो गई रेड वाली. ब्लू वाला जस्ट ऊपर चला जाएगा. और ग्रीन वाले की इमेज कैसी बनेगी? ऐसी कुछ. ठीक है. और ये वाला ऐसे ऊपर चला जाएगा. तो आपको अब इसकी इक्वेशन लिखनी है, इसकी और इस लाइन की. तो कैसे इक्वेशन लिखोगे बताओ. सर दोनों का इंटरसेप्ट +2 था तो ए ऑप्शन हो गया था. ठीक है. ये भी बाकी देखो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको चाहिए स्लोप और पॉइंट. है ना? अगर ये एंगल पता चल जाए और ये पॉइंट पता चल जाए तो काम बन जाएगा. है ना? या फिर कोई भी एक पॉइंट पता चल जाए. अच्छा, जैसे कोई इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट पता चल जाए. जैसे मान लो, क्या मुझे बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? ये लाइन है y इक्वल टू एक्स. 45. ये लाइन 45 डिग्री. वेरी गुड. ये लाइन है y इक्वल टू एक्स और ये अच्छा इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स. तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू माइनस एक्स. वेरी गुड. ये प्लस एक्स होती है और ये माइनस एक्स होती है. और आपको पता है 45 डिग्री पे तो ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा. क्योंकि मुझे पता है सिमेट्रिकल होता है. y इक्वल टू एक्स स्लोप कितना है? 145 डिग्री पे. अच्छा, क्या इस वाली लाइन पे कोई एक पॉइंट बता सकते हो? कैसे पता करें? ये वाला पॉइंट पता कर सकते हैं हम. है ना? यस सर. ये वाला Yes, पॉइंट sir. दोनों लाइन पे अप्लाई करता है. और ये वाले पॉइंट में y की वैल्यू क्या है? 1. इस वाले पॉइंट पे हमें पता है y की वैल्यू कितनी है? 1. तो y की वैल्यू 1 अगर यहाँ रखेंगे तो x कितना आएगा? -1. और यहाँ पे ये वाले पॉइंट में y की वैल्यू 1 पे x कितना आएगा? 1. ठीक है. अच्छा, इसका स्लोप कितना है? इसका भी स्लोप π/4 है. सॉरी, अपन को तो ये नहीं निकालना, अपन को इमेज निकालना है ना. हाँ, तो इमेज वाली कौन सी लाइन है? दूसरी ये वाली. तो ये स्लोप कितना हो जाएगा दूसरी इमेज का? पाई माइनस π/4. है ना? यस सर. 3π/4. अब बस हो जाएगा काम. पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी. स्लोप कितना हो जाएगा? m इक्वल टू tan थीटा, tan 45 दैट इज 1. पॉइंट है 1 -1, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y - y1 इक्वल टू m x - x1.
तो इस वाली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, तो हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 1। तो आपकी एक इक्वेशन ये आ गई। तो इसकी फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू x प्लस 2। इधर वाली लाइन की इक्वेशन, इधर वाली इमेज की इक्वेशन ये आ गई। अब उस साइड अगर देखेंगे ये वाला, इसका स्लोप कितना है, -1। स्लोप अगर आप निकाल लोगे tan ऑफ 3π/4, तो पाई माइनस 4 से आएगा -1। तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहां से क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2। तो दूसरी इक्वेशन आ गई। तो क्लियरली आपको दिख रहा है एक -x + 2 और एक +x + 2। तो आप कौन सी इक्वेशन लिख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए। क्या ये समझ में आया, बोलो। यस सर। ठीक है, तो बस डायग्राम बनाना था और इमेज का ये करना था। तो थोड़ा सा अगर ढंग से करते प्रॉपरली तो हो जाता। बाकी एक बच्चे ने बोला ऑप्शन से भी दिख रहा था, इंटरसेप्ट 2 है उससे भी दिख रहा था। ठीक है, आप कर सकते थे। मेन यही था, इमेज निकालना था। इमेज निकालना था, इमेज भी लाइन बनेगी, स्लोप निकाला, पॉइंट निकाला, लाइन की इक्वेशन लिख दी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये था। सेकंड क्वेश्चन ये, अब ये भी बहुत स्टैंडर्ड है। आई थिंक ये सबने किया होगा, किया था कि नहीं, ये गलत आ रहा था आंसर। सर सही आ रहा था, हो गया था। हो गया था ये सबसे। यस सर, हो गया था। इसमें a1 Yes, sir. a1 + a3 A1 + minus a5 की 10 आ रहा वैल्यू था। हाँ -12 दिया हुआ है। तो मुझे बताओ इसमें टर्म्स क्या लें अपन, ताकि क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन में आसान रहे। नॉर्मल टर्म ले लेंगे तो भी हो जाएगा। हाँ, नॉर्मल टर्म से भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपको पता है अगर 5 टर्म एपी में लेनी रहती तो अपन वैसे भी ले सकते थे, या फिर हम नॉर्मल भी लोगे तो भी काम होगा। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। और दूसरा, अगर 5 टर्म एपी में लेनी है तो मिडिल टर्म को अपन ए मान लें, इसकी पहली वाली टर्म फिर a - d, इसके आगे वाली टर्म a + d, फिर उसके पहले वाली टर्म a - 2d, इसके आगे वाली टर्म a + 2d। तो ये 5 टर्म हो जाएगी एपी में, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। ध्यान रखना, ये फर्स्ट होती है, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब जब आप ऐड करोगे तो डायरेक्ट एक वेरिएबल पूरा हट जाएगा, है ना। a1 मतलब a - 2d, फर्स्ट टर्म क्या a - 2d, a3 मतलब a, फिफ्थ टर्म मतलब a + 2d इक्वल टू -12। यहाँ से d पूरा कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल टू -12, तो डायरेक्ट a आ जाएगा। a कितना आया, -4। सही है ना। और आपको क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, है ना। यस सर। a मतलब Yes, sir. फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म नहीं, a मतलब क्या है, यहाँ पे थर्ड टर्म है। तो थर्ड टर्म -4 है, मतलब ये तो करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट हो गया। a मतलब क्या है, आपकी थर्ड टर्म है। ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट किसका, a1 3 और 5 का। तो a1 कितनी है, a - 2d, a इंटू a + 2d। देखो प्रोडक्ट भी आसान दिखेगा, है ना। अगर सिमेट्रिकली लोगे कैलकुलेशन आसान होगी। a + b a - b का फॉर्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुटअप करोगे तो d आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ से d पता चल जाएगा। अब फिर आसानी से आप पता कर लेना जो भी रॉन्ग है। तो आई थिंक सबने किया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल Yes, sir. छोड़ने नहीं है। तो एक क्वेश्चन तो ये तो पूरा डूएबल। अब कॉम्प्लेक्स नंबर से भी आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैंने आपको कहा था कि अगर ज्योमेट्री में समझ में नहीं आया तो कम से कम z की जगह x + i/y रख देना। और यहाँ पे तो ऑलरेडी इन्होंने क्वेश्चन में पूरा रखा है कि रख के देख लो। ठीक है, तो अगर z को अगर अपन x + i/y मानते हैं तो मेरे को पता है mod z इक्वल टू सम कांस्टेंट, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है हर बार। तो mod z < 2 मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द सर्कल, सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन रेडियस 2 के बराबर। कैसे पता करें, आप चाहो तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो mod z का स्क्वायर < टू 4। mod z कितना होगा, x² + y² < 4। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, इट्स रिप्रेजेंट अ सर्कल, सेंटर ओरिजिन, रेडियस 2। रेडियस कितनी है, 2। ये 2 रेडियस का सेंटर ओरिजिन है ना। x² + y² = 2²। अब दूसरी चीज क्या थी यहाँ पे, ये हो गया सेट ए। सेट ए मतलब इसके अंदर वाला रीजन, <= मतलब इसके अंदर वाला रीजन, और सर्कल के ऊपर सर्कल के अंदर वाला रीजन, ये सेट ए। सेट बी में बोला क्या था, बी में क्या बोला गया है, 1 - i into z और 1 + i into z कॉन्जुगेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये दिया हुआ था। तो वापिस से z की वैल्यू रख के देख लेते हैं, देखते क्या आएगा। तो 1 - i जो बोला गया सिर्फ उतना करते जाओ। ठीक है, इसे क्वेश्चन
ट्राई जरूर करा करो, आंसर अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करना चाहिए एक्स प्लस आयोटा वाई मान के, भले ही आपने कॉम्प्लेक्स नंबर किया नहीं हो, फंडामेंटल्स तो इसमें अप्लाई कर सकते हो आप। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो देखो क्या आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा अगेन एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस एक्स आयोटा प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एक बार देखो कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 2x plus 2y 2x प्लस 2y आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। 2x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दैट इज x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना, सही है। yes sir चेक कर लेना कि कैलकुलेशन एरर हो तो बता देना, ठीक है। अब ये x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस। अब ये लाइन कहां पे दिखेगी, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा कुछ होगा, है ना, यस सर। यस सर। ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब देखो ये रीजन लाइन के ऊपर वाला होगा कि नीचे ऊपर वाला वाला। होगा, ऊपर नीचे कैसे पता करते, कोई भी ऊपर वाला, हाँ कोई भी पॉइंट रख के दे, मान लो ओरिजिन रख के देखते हैं, अगर ओरिजिन रखोगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ओरिजिन वाला नहीं होगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो वाला नहीं होगा। इस लाइन के ऊपर और इस सर्कल के अंदर मतलब कौन सा रीजन आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इनमें से कौन सा पॉइंट ए इंटरसेक्शन बी में लाई करता है, तो आपको ये पता करना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो कैसे पता करें, देखो इन सबका मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे, मैग्नीट्यूड जो होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो ओरिजिन से डिस्टेंस वो तो 2 से कम ही आना चाहिए, है ना, और सबका मैग्नीट्यूड आई थिंक 2 से तो कम ही है, बस लास्ट वाले को छोड़ के। तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। और जो बाकी चीजें हैं, √3 प्लस 1/2 आयोटा, ये कहाँ पे लाई करेगा, सर मैंने तो सर अभी कैसे लाइन पता में करो, पॉइंट कर लाइन में पॉइंट पुट करके देख रहा था, साइन जो आती है ना, लाइक एक ओरिजिन में नेगेटिव साइन आ रहा है, तो जिन जिन में नेगेटिव आया था वो एलिमिनेट कर दिया था, ऑप्शन आ गया था उससे। नहीं लाइन में कौन से पॉइंट में पुट अप किया आपने, मतलब लाइन में जैसे ओरिजिन पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, कौन सी जैसे लाइन एलिमिनेट में, करा ना रीजन, नहीं ये जो गिवन लाइन है ना जो हाँ बनी है हाँ अभी, हाँ इसमें ओरिजिन हाँ पुट करेंगे तो हाँ नेगेटिव आएगा, तो ऐसे ही हाँ, साइड पता कर लिया था पॉइंट्स का, जो जो नेगेटिव आ रहे थे वो एलिमिनेट कर दिया था, और 2,2 एलिमिनेट हो गया था, तो आ गया था ऑप्शन। नहीं, कैसे पता किया आपने, मतलब एलिमिनेट कैसे किया, लाइन में ओरिजिन पुट कर रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब लाइन के नीचे है वो पॉइंट, हम्म। तो लाइन के नहीं नीचे तो वाला रीजन हमें अरे कैलकुलेट नहीं नहीं, करना। कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी थोड़ी वैलिड करती है, आप अगर मान लो x+2 आयोटा वाई रखोगे या फिर कोई भी वैल्यू रखोगे और कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी कहाँ वैलिड करती है ना, तो बट सर ये तो मतलब ग्राफिक का कोऑर्डिनेट से तो हो जाता है वैसे इनके सारे क्वेश्चन, हमें तो मैं तो कोऑर्डिनेट्स ऐसे की पुट बात नहीं करके करो, रख लेता हूँ। हाँ नहीं इनइक्वालिटी वैलिड नहीं करती, अगर मैं आपको ये बोलूँ 2 + 3 आयोटा और मान लो ये लिखता हूँ 5 + 7 आयोटा, क्या ये ग्रेटर है, ऐसा बोल सर सकते हैं बट सर अपन, अगर ये नहीं, ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हाँ डिस्टेंस तो पता पॉइंट चल जाएगा पॉइंट ना। का बोल सकते हो कि हाँ पॉइंट कहाँ पे आएगा कहाँ नहीं आएगा, वो कर सकते हो, लेकिन हाँ सर वही पुट इनइक्वालिटी से करा ये था नहीं, पॉइंट वही। हाँ हाँ पॉइंट रख के देख सकते हो कि पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पे हाँ ये पॉइंट है वो मैं बोल रहा हूँ √3,1/2, तो √3,1/2 इसमें लाई करेगा कि नहीं करेगा वो चेक करना है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे रख के देख सकते हो एक एक पॉइंट को रख के, जैसे मान लो √3,1/2 रखा आपने, √3,1/2 मतलब x कोऑर्डिनेट √3 y कोऑर्डिनेट 1/2, तो कहीं ना कहीं या तो हो सकता है इस लाइन के नीचे या लाइन के ऊपर आए, ठीक है। तो आपको यही चेक करना है कि लाइन के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, जैसे ये वाला पॉइंट तो ऑफकोर्स गलत हो जाएगा, इसका तो मैग्नीट्यूड ही ज्यादा है, 2,2 तो बाहर ही चल जाएगा, ठीक है। 1/2, 1/2 भी चेक करना पड़ेगा, तो 1/2 यहाँ पे रख के देख लो, तो 1/2 + 1/2 कितना आ जाएगा, 1 ग्रेटर देन 2, तो ये भी गलत कर रहा है। फिर ये पॉइंट क्या है, √2 + 1/2, तो √2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 1.4 + 1/2 मतलब 0.5, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है ना, यस सर बोलो, यही बोल रहा था मैं भी। हाँ हाँ
हाँ पॉइंट रख सकते हो, बाकी इनइक्वालिटी में ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते अपन। हाँ पॉइंट एक्स को वाई कोऑर्डिनेट्स रख सकते हैं। क्या करा बच्चों, ये कोऑर्डिनेट्स रखते गए, इनके जो कोऑर्डिनेट्स है हमने यहाँ पे रखा और देखा कि कौन सा सिर्फ एक ही पॉइंट है जो इस रीजन में सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन टफ नहीं था, दिखने में बहुत अजीब दिख रहा था कि क्या क्या दिया हुआ है, बल्कि यहाँ पे आप सिंपल एक्स प्लस आयोटा वाई रख के देखोगे कि दो सिंपल इक्वेशन आ रही थी, एक लाइन की और एक सर्कल की, दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन ये आ रहा। फिर हमने पॉइंट रख रख के देख ली कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा था, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट रख के देख। क्लियर है, बोलो समझ में आया कि नहीं? ठीक है, सबको क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ है ना? यस सर, Yes, क्लियर है। sir. क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। इनके पोजीशन वेक्टर्स आपको गिवन है। पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से ज्वाइन करने वाले वेक्टर। ए के गिवन है आई कैप प्लस जे के प्लस 2 के कैप। पॉइंट बी के गिवन है आई कैप प्लस 2 जे के प्लस के कैप। पॉइंट सी के गिवन थे 2 आई कैप प्लस जे के प्लस के कैप। और बोला था कि L1, L2, L3 आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द साइड्स फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर। मान लो यहाँ पे कहीं ऑर्थो सेंटर है इनका, वहां से इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑर्थो सेंटर से तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जो लेंथ है L1, L2 एंड L3 है। तो आपको ये लेंथ पता करनी है। तो बेसिकली अगर नॉर्मल देखे तो ऑर्थो सेंटर पता करना पड़ेगा, फिर लेंथ निकलेगी परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक है, तो वो बहुत लेंथी चला जाएगा। अगर मान लो विदाउट उसके भी हो जाएगा ना सर? हाँ एक मिनट, विदाउट उसके भी हो जाएगा सर? हाँ हाँ हो जाएगा, 2 मिनट शांति रखो। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो ट्राइंगल नॉर्मल नहीं है तो बहुत लेंथी जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो सेंटर निकालना कैसे निकालोगे आपको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, फिर वो करोगे। लेकिन अगर आप ट्राइंगल पता करोगे, फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 1,1,2। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है 1,2,1। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या है 2,1,1। ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली अगर अदर कोई दूसरा ट्राइंगल होता तो बहुत लेंथी जाता, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, मेहनत मत करना उसमें। सेंट्रोइड तो निकल सकता है आसानी से, लेकिन ऑर्थो सेंटर में बहुत टाइम लग जाएगा, फिर उसकी लेंथ निकालो तो थोड़ा टाइम चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे इन्होंने अगर मतलब अगर लेंथ निकाल के देखी थी ए बी बी सी और ए सी, तो तीनों इक्वल आ रही थी। ए बी बी सी और ए सी तीनों के तीनों क्या आ रही, लेंथ इक्वल आ रही है। तीनों की तीनों लेंथ इक्वल आ रही, मतलब ये ट्राइंगल कैसा था, इक्विलेटरल। और अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो अब मेरे लिए काम आसान हो गया। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर तीनों के तीनों क्या होते, इक्वल होते हैं ना। ठीक है, तो ये देखो ये डायरेक्ट क्लिक नहीं करता है। हो सकता है ये अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा भी है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने ही है। लेकिन हाँ अगर ये क्लिक कर जाए कि हाँ अगर इक्विलेटरल है तो ये क्वेश्चन डूएबल है, अदरवाइज अगर इक्विलेटरल नहीं होता तो मैं वापस बता रहा हूँ बहुत लेंथी जाता। तो यहाँ पे अगर ये इक्विलेटरल था, साइड निकाल के देख ली इक्विलेटरल निकला, तो इक्विलेटरल निकला तो ये सेंट्रोइड भी यही होगा, ऑर्थो सेंटर भी यही होगा, सर्कम सेंटर भी यही होगा। तो मेरे लिए सेंट्रोइड निकालना आसान है ना, मेरे लिए इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालना आसान है। क्लियर है कि नहीं? सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, वही नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। अब सेंट्रोइड निकालने के बाद फिर आप क्या करना, इसका ये मिड पॉइंट पता कर लेना, दोनों साइड्स का मिड पॉइंट बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। फिर आप डिस्टेंस आसानी से निकाल, और तीनों डिस्टेंस इक्वल भी आएगी, सिमेट्रिकल है तो, है ना, तीनों डिस्टेंस भी Yes, आएगी इक्वल। तो बस आप एक डिस्टेंस निकाल के बची हुई 2 डिस्टेंस भी क्या आएगी, सेम आएगी, तीनों का एडिशन कर देना। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही था कि अगर ये आपको पहले पता करना था कि सेंट्रोइड ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल है, और इक्विलेटरल के कारण हमारे क्वेश्चन थोड़ा आसान बन गया, अदरवाइज तो थोड़ा टफ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसका सी था ना सर? हाँ इसका आंसर तो मुझे ध्यान नहीं है अभी, मैं आंसर इसकी भिजवा दूंगा ग्रुप में। ठीक है, ओके सर। सॉल्व एक्चुअली मैंने किए नहीं, बस ऊपर ऊपर से क्वेश्चन देखे थे आपके पेपर के। और ये क्या है अगला, पैराबोला मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑन द लाइन देन द वैल्यू ऑफ ए। अब देखो ये इंटरसेप्ट निकालने के क्या क्या तरीके हैं। कभी भी 2 कर्व के क्या अगर इंटरसेप्ट निकालना है तो एक ही तरीका है, एक तो सबसे नॉर्मल तरीका कि क्या दोनों कर्व को साथ में सॉल्व करो, जो 2 पॉइंट्स मिलेंगे उनके बीच की लेंथ निकाल। तो यहाँ पे भी आपके पास एक पैराबोला है, मान लो x² = 4ay, दूसरी कोई लाइन है y = 1 + 2x, और बोला इनका इंटरसेप्ट की जो लेंथ है वो हमें गिवन है √40।
ठीक है, तो हमें पता करना ए कितना होगा। तो ये आप क्वेश्चन घर पे खुद से ट्राई करना, मैं आपके लिए रख रहा हूँ। आप कोशिश करना कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी पता कर लो, दोनों को सॉल्व करके क्या निकाल लो, ए और बी कोऑर्डिनेट्स, फिर डिस्टेंस ए बी को √40 से इक्वेट करके ए पता करना। अगर ये आसानी से हो पाएगा तो ठीक, क्लियर, बस यही तरीका है। आगे बात समझ में, बोलो करोगे ट्राई? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, दोनों कर्व को साथ में सॉल्व करके पॉइंट ए और बी निकालना, फिर डिस्टेंस को इक्वेट कर देना √40 से। आई थिंक उससे आंसर आ जाना चाहिए। किसी ने किया था एग्जाम में ये क्वेश्चन? सर सी आया था सर इसका मेरा तो। सी आया था। सर मेरा बी भी आया था सर इसका। बी आ रहा था, एक बार वापस से घर पे वापस से रीअटेम्प्ट कर लेना इस क्वेश्चन। बी आ रहा है, सर ओके ओके ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन भी दिखने में अजीब था कि यार ये क्या क्यूबिक देती, लेकिन कोशिश करेंगे, हुआ तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। हमेशा ऐसा ही करना एग्जाम में भी। आपको देख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन दिखने में बहुत अजीब अजीब दिख रहे हैं, लेकिन हमें अपनी तरफ से एक बार कोशिश करना है, उसमें कम से कम 30-40 सेकेंड देना है, होगा तो हम आगे छोड़ देंगे, अदरवाइज नहीं। अब इसके रूट्स है अल्फा, बीटा और गामा, और उनके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पूछिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा कितना होगा, बीटा मतलब ये अल्फा बीटा गामा किस रेंज में लाई करेगा, इतना भी पता चल जाए तो उनका इंटीजर हम पता कर लेंगे। ठीक है, ये अल्फा बीटा जैसे किस रेंज में लाई कर रहे हैं, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, अगर इतना भी हमको आइडिया लग जाएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा ये पता चल जाएगा। अब क्यूबिक का रूट्स कैसे निकालें? अगर रूट्स पता चल जाए फिर तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन, लेकिन इसके रूट्स निकालने के लिए आप हिट एंड ट्रायल रख के एक बार देखोगे भी अगर, तो डायरेक्ट कुछ आएगा नहीं। 1 रख के देखो, -1 रखा, 2 रखा, इससे कोई भी रूट पता नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब हम रूट्स पता नहीं कर पा रहे हैं और रूट्स की रेंज पता करने के, रूट्स किस रेंज में लाई करेगा, मतलब कहीं ना कहीं इस क्यूबिक को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको जब मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाया था चैप्टर, उसमें क्यूबिक का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो पढ़ाया। एक बार और रिकैप कर लेते हैं। तो क्यूबिक का अगर ग्राफ प्रिडिक्ट करना है तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन चेक करते हैं कैसा आ रहा है। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x² + 2x - 5। अब देखते हैं इसके रूट्स हैं कि नहीं है। तो इस क्वाड्रेटिक के देखोगे अगर तो 5 3 हाँ हो जाएगा, 5 3 15, 5 - 3 2। ठीक है, ये क्रिएट हो रहा है आसानी से। 5x - 3x हम डायरेक्ट कर सकते हैं -5, इसके फैक्टर तो बन रहे हैं, इसमें से x कॉमन 3x + 5, यहाँ से -3 कॉमन 3x + 5, तो ये हो जाएगा 3x + 5 और दूसरा फैक्टर x - 3। तो डिफरेंशिएशन तो पता चल गया, मतलब मैक्सिमम मिनिमा कहीं ना कहीं आएगा वो पता चल गया मुझे। एक पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट -5/3, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 3 है। आपको पता है ये जो प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये एफ के साइन में नहीं लग दिए है ना। प्लस से माइनस जाता है तो क्या आएगा, मैक्सिमा के मिनिमा, प्रिडिक्ट कर लो। प्लस मतलब इंक्रीज फिर डिक्रीज। सर x -1 आएगा ना उधर? Yes, sir. -1 X minus 1 आएगा. सर वो sorry, -3 नहीं आएगा। हाँ सॉरी थैंक यू। यहाँ पे आएगा आपका x - 1, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो प्लस से माइनस चेंज हो रहा है, क्या सिखाया था, डिफरेंशिएशन प्लस से माइनस इंक्रीज होके डिक्रीज होगा तो क्या आएगा, मैक्सिमा के मिनिमा, लोकल Maximum. मैक्सिमा ना। देखो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब इंक्रीज हो रहा होगा, फिर डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या आ रहा है, लोकल मैक्सिमा यहाँ, और माइनस से प्लस जा रहा है मतलब लोकल मिनिमा। क्लियर है? Yes, sir. तो इसका ग्राफ Yes, ड्रॉ sir. करना, तो ये देखो क्यूबिक का कैसे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो सिखा रहा हूँ मैं आपको, अच्छे सीखो। उससे अगर आइडिया लग जाएगा रूट्स के बारे में तो हम पता कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं पता कर सकते। तो मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है 5/3 पे और +1 पे। एक तो 1 यहाँ पे है, मान लो 5/3 यहाँ पे कहीं होगा, -5/3। पहले यहाँ पे कहीं ना कहीं मैक्सिमम मिनिमम। अब क्या पॉजिटिव नेगेटिव कैसा होगा वो आपको पता करना है, अगर तो वैल्यू रख के देख लो। x की जगह 1 रखो इस कर्व में, तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकाल के देख लेते हैं। तो 1 रखने पे कितना आ रहा है, 1 1 ये कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव पे पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव मतलब कहीं ना कहीं नीचे आएगा, है ना। कितना आ रहा है वो पता करना, -4 आ रहा -4। था सर। हाँ ओके, तो 1 रखने पे -4 आ रहा है, तो एक पॉइंट तो ये रहा, और मिनिमा मतलब ऐसा कुछ रहेगा। क्लियर है? -5/3 रख लो एक बार,
तो मान लो मैक्सिमा का है। अच्छा, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा वो तो पता नहीं कर पाएंगे, ठीक, कोई बात नहीं। वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा ये पता कर लेंगे। वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा कैसे पता करेंगे? सर -1 पे 0 रख देंगे x। हाँ, एक्स को 0 रख देंगे। एक्स को 0 रखने पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। वेरी गुड। तो वाई एक्सिस को ये -1 पे कट करेगा, मतलब यहाँ से कहीं जाएगा, तो आपका ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपका देखो एक रूट यहाँ पे, एक रूट यहाँ पे, और एक रूट यहाँ पे, ऐसा कुछ होगा। अल्फा, बीटा और गामा। क्या ये सही बना है? एक बार देख लो। यस सर। क्लियर है? अब बीटा के बारे में तो दिख रहा है, बीटा कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से -5/3 के बीच में, है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, अब अल्फा कहां से कहां तक लाई करेगा ये पता करना है। अब देखो ये -5/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग। अब ये 1 पॉइंट समथिंग के बाद अगला इंटीजर कहाँ आता है? 2 आता है। देखो मुझे इंटीजर से मतलब है, इंटीजर इंटरवल है ना। अगला इसके बाद क्या आएगा? -2 आएगा। अब या तो -2 यहाँ पे होगा तो यहाँ पे होगा, हाँ है ना, दोनों में से एक जगह होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों। देखो मुझे पता Yes, करना sir. अल्फा कहाँ पे लाई करेगा। -2, अब देखो ये -1 पॉइंट समथिंग है, तो -2 या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। कैसे पता करें? इधर के इधर। वैल्यू पुट करके देख लेंगे। लोकेशन ऑफ रूट से। नहीं 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 नहीं, लोकेशन ऑफ रूट नहीं, सिंपल। -2 या तो यहाँ होगा यहाँ होगा, कैसे पता करें? देखो ग्राफ से दिख रहा है, बताओ। सर पुट वैल्यू करेंगे रख के और देख लेंगे। फंक्शन की देख लेंगे वैल्यू ना देख पूरा। लेंगे। हाँ, वैल्यू पुट अप करके देख लेंगे। वेरी गुड। अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इधर होगा, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है मतलब -2 इधर होगा। क्लियर हो गया? यस सर। रख के देखो, -2 रख के देखो कितना आ रहा है अल्फा। यहाँ पे -2 रख के देखो, इस फंक्शन में पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। -2 रख के देखो, एफ ऑफ -2 की वैल्यू कितनी आ रही है? सो पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही मतलब अल्फा के इधर होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ रही ना, है ना? क्लियर हो यस गया? सर। अब एक बार अब अब देखो -2 के और फिर आगे जाना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि -3 के पहले है कि नहीं, तो वापस -3 रख के देख लो एक बार। -3 रखने नेगेटिव आ पे रही है। नेगेटिव आ रही, मतलब -3 यहाँ पे कहीं होगा। नेगेटिव आ रही ना वैल्यू, मतलब फंक्शन के लिए नेगेटिव आ रही मतलब इधर कहीं -3। पॉजिटिव आती मतलब -3 भी इधर कहीं होता। तो मतलब अल्फा जो लाई कर रहा है किसके बीच में लाई कर रहा है? -2 से -3 के बीच में। अब प्रिडिक्ट हो गया, यस सर। है ना? -3 से -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -3। -3। तो इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह से बाकी लॉजिक लगाना है। अब देखो बीटा जो है वो मुझे पता है 0 से तो आगे जा रहा है। अब -1 के पहले आएगा, या तो -1 इधर आएगा, -1 इधर आएगा, दोनों में एक जगह आएगा। तो आप +1 पे रख के देख लेते हैं। -1 या तो मान लो नेगेटिव, अगर -1 रखने पे नेगेटिव आ रहा है फंक्शन की वैल्यू मतलब इधर होगा। -1 रखने पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही मतलब इधर होगा। देखो -1 रख के देखो कितना आ रहा है। पॉजिटिव। अगले रखा -1, तो -1 रख के देखा तो क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है मतलब यहाँ पे है ना, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर हो गया? मतलब बीटा आपका लाई करेगा किसमें? -1 और 0 के बीच में। तो बीटा विल लाई बिटवीन -1 to 0। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? -1। माइनस। इसी तरह से गामा पुट अप करके देखेंगे। गामा का नंबर कौन सा है? 1। अब हो सकता है 2 इधर आए या फिर इधर आए, तो वापस वही तरीका, फंक्शन की वैल्यू रखना, नेगेटिव आ रहा है मतलब इधर आएगा, 2 पॉजिटिव इधर आएगा, तो 2 रख के देखो, 2 रख के देखो कितना आ रहा है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा, आई थिंक पॉजिटिव आ रहा है। यस सर। पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये उधर ये वाला होगा, मतलब जो गामा है वो 1 और 2 के बीच में है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 1। 1। क्लियर है? अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आप कर सकते हो, -3। क्लियर है? अच्छा था क्वेश्चन, यस यस सर। सर। है ना? Yes, sir. क्वेश्चन काफी मतलब अपन ने पहले क्यूबिक का ग्राफ प्रिडिक्ट किया, फिर ये देखा कि जो रूट्स हैं वो किस रेंज में लाई कर रहे हैं, क्योंकि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना था। रूट्स पता नहीं करना था एक्चुअली,
वो रूट किस रेंज में, मतलब किस इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहे हैं, मुझे कंसेक्यूटिव इंटीजर ही देखना था। -2 -3 -1 -2 उसमें रख के, और कैसे रख के देखा, वैल्यू रख के, पॉजिटिव या नेगेटिव, इससे क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो एक बार वापस से इस क्वेश्चन को समझ के ट्राई करना। और क्यूबिक का ग्राफ कैसे प्रेडिक्ट किया वो मैंने आपको सिखा दिया। अगला, ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपसे ग्राफ प्रेडिक्ट ना हो। ग्राफ में ऊपर बन गया था लीनियर, सही वाला। हाँ ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक है। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा बस रफ स्केचिंग कर सकते हैं, और एग्जैक्ट ग्राफ कैसा होगा कोई पता नहीं, अपन पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लीनियर बाय क्वाड्रेटिक ऐसे रेशनल फंक्शन के ग्राफ पता करना हमें नहीं सिखाया गया। एक बस रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ग्राफ कैसा कुछ बनेगा। और एरिया अंडर कर्व जब कुछ भी दिमाग में लगे ना, तो एरिया अंडर कर्व में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करके आंसर निकाल लेना, क्योंकि एक कर्व तो आपका क्या है, y = 1, एक कर्व तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है क्या, दूसरी y = 1, तो y = 1 तो ये लाइन होगी। अब मेरा जो कर्व होगा, हो सकता है इसके ऊपर हो सकता है इसके नीचे हो, वो पता करना है। तो थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट करके देखते हैं, जैसे कैसे प्रेडिक्ट करें, एक एक करके वैल्यू रख के देखते हैं। x को 0 रखने पे y कितना आ रहा है बताओ? 1 मतलब ग्राफ एक तो इस पॉइंट से पास करेगा, x को 0 रखने पे y की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब एक तो पॉइंट ये हो गया। और रखे देखो, और y की वैल्यू 0 कब होगी, y 0 कब होगा, जब x की वैल्यू -1 रख दिया। देखो अगर -1 रख दी तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब x को -1 रखने पे y 0, मतलब एक पॉइंट तो ये हो जाएगा, आया ना? यस सर। ठीक है, और क्या कर सकते, देखो मतलब एक 2 पॉइंट तो आ गए। सब और y को और 1 क्या रख सोच देंगे सकते सर, हो? क्वाड्रेटिक बन जाएगी। y को 1 रखने पे क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अच्छा, y को 1 रखने पे, Yes, हाँ sir. y को 1 रखने के लिए तो क्या क्या पॉइंट आ रहा है, तो y को, क्योंकि y = 1 है तो y को 1 रखोगे अगर, तो x + 1 / x² + 1, तो x² + 1 = x + 1, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, x² - x = 0, इसके दो फैक्टर आ रहे हैं, 0, 1। तो y = 1 पे x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 0 और दूसरी 1, तो एक पॉइंट ये भी आएगा, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अगर ग्राफ ऊपर जाएगा तो वापस टर्न करना पड़ेगा। यस सर। यस तो सर। देखो अप्रोक्सीमेट एक रफ आइडिया लग रहा है कि ग्राफ अगर ऊपर जाके वापस टर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस इधर उधर क्या होगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे एरिया से मतलब था, तो इन दोनों के बीच में क्लियरली एरिया दिख गया मुझे, कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया है ना। इसके बाद तो ये नीचे चला जाएगा, इसके बाद इधर चला जाएगा, तो दोनों के बीच में कौन सा एरिया है ये, और ये एरिया आसानी से निकाल सकता हूँ, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व क्या है, x + 1 / x² + 1, माइनस लोअर क्या है, y = 1, और लिमिट्स कहां से कहां तक है, x की लिमिट 0 to 1। 0 to 1। इससे आपका एरिया आ जाएगा। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आपको सिखा रखा है इंटीग्रेशन में। लीनियर को लिखोगे a Yes, टाइम sir. डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, तो कभी अगर ऐसे करवा जाए तो अप्रोक्सीमेट प्रेडिक्ट फटाक से इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि एरिया नहीं निकालना था, एग्जैक्ट ग्राफ पूरा नहीं चाहिए था। नेक्स्ट, ये भी थोड़ा अजीब दिया हुआ था, लेकिन अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो इसको उधर उधर भेजा तो ये वेरिएबल सेपरेबल है, x पूरा सेपरेट हो रहा है, y पूरा सेपरेट हो रहा है। dx के साथ देखो क्या क्या बचेगा, tan इनवर्स x अपॉन प्लस स्क्वायर, और dy के साथ वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। अभी तो कुछ बोला ही नहीं मैंने, अभी ब्रेक हो रही है। स्क्रीन भी लैग हो गई थी अभी। अच्छा अच्छा, एक अभी विजिबल है, एक सेकंड। यस सर। यस सर। एक सेकंड ना, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये था e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx, और e की पावर y - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + e की पावर 2y, यही है ना। ठीक है, देख लेना। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अच्छा बताओ, इधर LHS का इंटीग्रेशन कैसे होगा जल्दी से? tan सर इनवर्स tan x को inverse x को टी पुट कर देंगे। बस ये तो डायरेक्ट था सब्स्टिट्यूशन।
तो tan इनवर्स x को t पुट अप करोगे, ये पूरा dt में चल जाएगा, e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e की पावर t e की पावर tan इनवर्स x, है ना। Yes, sir. आराम से। Yes, sir. अब इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये इसका होल स्क्वायर ओपन करूंगा अगर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से क्या आएगा माइनस 2 e की पावर y प्लस e की पावर y, तो e की पावर y बचेगा -1, सॉरी सर +1, +1 -y होगा, हाँ +1 माइनस होगा सर, माइनस। ठीक है, ये आएगा माइनस ऑफ e की पावर y प्लस का 1, और नीचे बचेगा आपके पास 1 प्लस e की पावर 2y। अब यहाँ पे e की पावर 2y प्लस 1 एक ऊपर भी दिया है, e की पावर 2y प्लस 1 नीचे भी दिया है, तो अलग अलग कर देंगे अगर अपन, ये बचेगा। ठीक है, इस 1 प्लस e की पावर 2y को अलग अलग किया तो ये बचा। अब मेरे लिए इंटीग्रेट करना आसान है, 1 का इंटीग्रेशन सिंपली y हो जाएगा, dy। और यहाँ पे जो है कि नीचे e की पावर 2y और e की पावर y, तो e की पावर y को आप वापस कुछ मान लेना u, तो ऊपर वाला du और नीचे क्या बचेगा 1/1 प्लस यू स्क्वायर du, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स u मतलब e की पावर y प्लस c। क्लियर है, फिर लॉग वगैरह यस सर। Yes. y निकाल लेना लॉग लेके, ठीक है। ओके, देख लेना जो भी क्वेश्चन। तो देखो ये वेरिएबल सेपरेबल था, अगेन दिखने में अजीब दिख रहा होगा, लेकिन वेरिएबल सेपरेबल था, हमने सिंपली वेरिएबल सेपरेट किया और आसानी से इंटीग्रेट हो गया। तो कभी भी क्वेश्चन को वापस ट्राई पूरा हमेशा प्रॉपर्ली करा। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा एक बार ध्यान से। पेयर ऑफ फेयर एंड ऑर्डिनरी डाइस इज रोल, मतलब 2 डाइस को थ्रो किया गया है। आपको पता है 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो मेरे पास 36 आउटकम आते हैं। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे आपका लास्ट वाला आएगा 6,1 से लेके 6,6 तक, ये आपका सैंपल स्पेस होता है। 2 डाइस को जब भी हम थ्रो करते हैं सैंपल स्पेस में आता है। अब यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, क्या दिया है पहली लाइन, इट इज फाउंड दैट दे शो डिफरेंट आउटकम, मतलब ये ऑलरेडी गिवन इवेंट है ना। Yes, sir. Yes, sir. इट इज फाउंड दैट का मतलब ये ऑलरेडी हो चुका है, और आपको निकालना प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द आउटकम इज आइदर 6 और 10, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आपको यहाँ पे 2 इवेंट को डिफाइन करना पड़ेगा, ए बी टाइप। मान लो ए को आपने मान लिया ये वाला कुछ भी, जैसे इट इज शो डिफरेंट, बोथ डाइस शो डिफरेंट आउटकम, इवेंट ए, इसको इवेंट ए मान लिया ताकि हम क्वेश्चन को डिफाइन कर सकें। इवेंट बी किसको मान लिया, दूसरा जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सम ऑफ द आउटकम इज 6 और 10, ये है। अच्छा मुझे बताओ क्वेश्चन पढ़ के निकालना क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी So निकालनी B by A. हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज अकर्ड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या एक सबको समझ में आ रहा है, ये गिवन था, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब आप ट्राई करो एक बार, ए इंटरसेक्शन बी में कितना आएगा और ए में कितना आएगा, चाहो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करो। अब पता करो सब लोग, ट्राई करो एक बार। 6 by 30 आएगा। जिसने ट्राई नहीं किया एक बार वो भी ट्राई कर लो। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों डाइस पे नंबर भी डिफरेंट चाहिए और सम या तो 6 या तो 10 आ जाए। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या पेयरिंग बनेगी वो सोच लो। सम चाहिए 6, तो 1 के साथ कौन पॉसिबल बनेगा, 5, 2 के साथ 3, 3 के साथ 2, 2 के साथ 3 भी बन सकता है सर। अच्छा सॉरी 6 चाहिए, मैंने गलती कर दी। 2 के साथ आएगा आपका 4, एक 3 ठीक है। 3 अपन लेंगे नहीं क्योंकि मुझे दोनों डिफरेंट चाहिए, है ना। यस सर। 4 के साथ 2, 5 के साथ 1, बस ये बनेंगे। ये तो 6 वाला हो गया, क्लियर है। और सम 10 कहाँ पे बनेगा, 6 4 4 6 4 के साथ चालू होगा 6 तक और 6,4, भाई ये 2 ही हो पाएंगे क्योंकि आइडेंटिकल अलग लेना नहीं है।
तो इंटरसेक्शन में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। ये आ रहे, चेक करना एक बार, सही है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और ए में कितने आएंगे? ए मतलब बोथ है डिफरेंट, तो देखो टोटल आइडेंटिकल वाले कितने होते? 6 होते। Yes, sir. आइडेंटिकल वाले कितने होते? 6। तो टोटल 36 में से 6 आइडेंटिकल माइनस कर दो तो डिफरेंट वाले बचेंगे, तो टोटल 30 बचेंगे। तो सेट ए में बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ऊपर वाले की 6/36, नीचे वाले की क्या होगी? 30/36, दैट इज 6/30 1/5. ठीक है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकते हैं जेई में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बस आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जब भी आए, अगर मान लो बेस थ्योरम से हो, कंडीशनल से हो, रैंडम वेरिएबल का हो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, इवेंट्स को प्रॉपर्ली डिफाइन करो और वैल्यू निकालो। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैंने आपको ऑलरेडी अच्छी अच्छी क्वेश्चंस बैंक्स दे रखी है, 10-10 चैप्टर बना बना के। ठीक है, आप लोगों ने देखी थी उन चीजों को, वो जो पीडीएफ ग्रुप में भेजे थे? Yes, sir. एक भेजा था 10 चैप्टर का, और फिर एक भेजा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। ठीक है, कैलकुलस का तो अभी बना नहीं पाया मैं पूरा, लेकिन उसको बनाने में बहुत मेहनत लगी थी। उसमें आप देखोगे कि उन 10-12 चैप्टर के सिलेक्टेड हाईली इंपॉर्टेंट जो इजी लेवल के पीवाईक्यू हैं, जो रिपीटेड होते हैं जनरली, उनमें लास्ट मोमेंट ज्यादा बर्बाद, तो तब आप देख तो लोगे voice तो break आपके लिए हो रही है बहुत अच्छे रिवीजन हो जाएगा। तो जैसे वो पूछता तो देख लेना कि Sir, voice break हो रही है सर आपकी। वॉइस ब्रेक हो गई फिर से। Yes, sir. ठीक, करते हैं ये, पता नहीं आजकल नेटवर्क का क्यों इशू आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन किया था किसी ने? यस सर। सर 0 पुट सर करके डीड लाया था सर। हाँ, ये बहुत एक्चुअली दिखने में अजीब दिख रहा था, मैक्सिमम जनता इसको देख के छोड़ देती। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ पाई दिया हुआ है, यहाँ पे भी 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के साथ पाई, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की पावर 4, ये आपका एफ एक्स है। अब देखो, सबसे पहले तो डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूँ। तो जब भी डोमेन हम निकालते हैं, तो जब भी फ्रैक्शनल फंक्शन है ऊपर नीचे, देखो रूट का कोई टर्म नहीं है, लॉग वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बस ये देखना कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पावर 2 है, पावर 4 है, तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और सब प्लस में है, तो ये कभी भी 0 तो हो नहीं सकता। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0, मतलब एक्स को मैं कुछ भी रख सकता हूँ, है ना? क्लियर है? Yes, sir. देखो डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो। अब यहाँ पे भले फंक्शन अजीब दिया हुआ था, जब भी आपको पता है रैशनल फंक्शन आता है, तो आप यही देखते हो कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 बस। अब ऊपर ना कोई रूट वाला टर्म था, ना कोई लॉग वाला फंक्शन था, ना कोई इनवर्स वाला फंक्शन था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। नॉर्मल फंक्शन था, डिनोमिनेटर कभी 0 यूं भी नहीं हो रहा है, तो आप एक्स को कुछ भी रख सकते हो, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अब इसकी बारी आती है रेंज की। अब रेंज निकालना टफ था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मतलब अच्छी चीज क्या दिखी यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक इंटीजर है ना? अगर ये ऑब्जर्व कर लिया आपने, ये भी Yes, sir. इंटीजर है, और आपको पता है कि इंटीग्रल मल्टीपल पे साइन और टेन की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। साइन ऑफ n पाई एंड टेन ऑफ n Zero. पाई आर ऑलवेज 0 फॉर ऑल Yes, sir. इंटीजर्स। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, चाहे कुछ भी हो, जब भी ये इंटीजर, ये हमेशा इंटीजर आएगा, और इंटीजर पे न्यूमरेटर हमेशा 0 होगा, तो न्यूमरेटर हमेशा 0 होगा, तो y की ऑलवेज वैल्यू क्या आएगी? 0, मतलब एक सिंगल वैल्यू आएगी 0, और ये आपका क्या आ जाएगा? रेंज। y इज ऑलवेज 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो आपकी रेंज में एक सिंगल एलिमेंट क्या आएगा? 0। देखो अब ये दिखने में बहुत अजीब था, डिनोमिनेटर में बड़ी चौड़ी टर्म थी, लेकिन यहाँ पे सिंपल ऑब्जर्वेशन क्या था कि ये इंटीजर है, तो n पाई पे साइन ऑफ 10 दोनों की वैल्यू 0 होगी, तो आंसर मेरा ये आ जाएगा, डोमेन मेरी ये आ जाएगी। अब आपको दिख रहा है जेई ऐसा करता है, आया ना? इसलिए एग्जाम Yes, sir. में हमेशा पेशेंस रखना। बार बार हर लेक्चर में आपको मैं एक ही चीज बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप वहां पर जाके भूल जाओगे। आपको वहां पे कॉन्फिडेंटली जाना है, और है ना, बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड को ओपन रखते हुए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, एकदम से देखते से मत छोड़ देना। ठीक है,
ये इसलिए देखो ये पेपर देना इंपॉर्टेंट होता है। भले आप पेपर में मैथ्स में 3 क्वेश्चन ही करो, 4 क्वेश्चन ही करो, एटलीस्ट सारे क्वेश्चन को पढ़ के आओ एग्जाम में, ताकि जब आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको पता चलेगा अरे ये क्वेश्चन तो किया जा सकता। और इन्हीं गलतियों से आपको सीखते हुए अपनी फाइनल एग्जाम में गलती नहीं करनी। अगला क्वेश्चन, ए दिया है, बी दिया है, और अगर ऑप्शंस में आप साथ देखोगे कि अगर ए बी बी ए के बराबर है तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो ये भी क्वेश्चन आसानी है। सिंपली आपको देखो ऑप्शन में सारा दिया हुआ है कि ए बी और बी ए किस कंडीशन के लिए ट्रू होंगे, तो आपको ए बी निकालना पड़ेगा, बी ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट करना पड़ेगा, वहां से देखना पड़ेगा कंडीशन क्या आ रही है ए और बी में, फिर सारा ऑप्शन चेक कर लेना। तो ये आप खुद से करना, ठीक है। क्वेश्चन टफ नहीं था, ये क्वेश्चन डुएबल है। ए बी निकालो, बी ए निकालो, इक्वेट करो, दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट करो, फिर देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे। इस 63 के बाद 66 बीच वाले क्वेश्चन थोड़े टफ थे, वो भी मैंने नहीं लिए, क्योंकि पहले आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपको करने थे एग्जाम। द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट जेई में भी आते हैं, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्स आई पता है, एफ आई पता है, तो एक्स आई एफ आई पहले लिख लेते हैं। 10 11 12 13, ठीक है, बहुत बढ़िया। एफ आई की वैल्यू क्या क्या की मैंने वो भी लिख लो, 6 12 18 और 12। अच्छा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना, तो कैसे पता करेंगे, जल्दी बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले मीडियन तो निकालना पड़ेगा, यस सर। है ना। और मीडियन कैसे निकालें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता कर लो। देखो ये तो नॉर्मल डेटा है एक्स आई एफ आई वाला, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता कर लो कितनी आ रही है। 6 ऐसा कैसा, 6 + 12 18, 18 + 18 कितना हो जाएगा, 36. 36, ये कितना हो जाएगा 48। अब मीडियन कहाँ पे आएगा, कैसे पता करते, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 48 है, तो मिडिल टर्म कहाँ पे होगी, कौन कौन सी मिडिल टर्म होगी। अरे नॉर्मल डेटा है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 48, 10 जो है वो 6 बार है, 11 जो है 12 बार है, 12 जो है वो 18 बार है, 13 जो है 12 बार है। तो मिडिल टर्म कौन कौन सी होगी 20, इसको 2 से डिवाइड करोगे। यस सर। देखो फंडामेंटल मत भूल जाओ, ये चैप्टर बहुत आसान है, मैंने इसलिए स्टैटिस्टिक्स के भी आपको क्वेश्चन दिए हैं। इस चैप्टर का तो अगर क्वेश्चन आया तो बोनस ही आएगा, अगर ढंग से करोगे। इजी मीडियम आया तो कर सकते हो। 2 मिडिल टर्म है, वो मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है, दो एवरेज ऑफ द मिडिल टर्म 24 + 25/2 है ना। अब 24th टर्म कौन सी होगी बताओ, और 25th टर्म कौन सी होगी बताओ, जल्दी से ध्यान से देख के बताओ, देखना भी आता है कि नहीं। 24 तो 25th टर्म कौन सी होगी, जल्दी बोलो। ये क्लास 10th में था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है ये पता है आपको। यहां तक टोटल 6 टर्म हो गई, यहां तक 18 टर्म हो गई, यहां तक 36 टर्म्स हो गई, है ना। आपको आवाज आ रही है, यस सर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, यहाँ पे शुरू की 6 टर्म, यहाँ तक शुरू की 18 टर्म 1 से लेके यहाँ तक 36 टर्म, तो यहाँ तक 18 टर्म है। 18 के बाद 19 टर्म से लेके 36 टर्म तक यहाँ पे आएगी ना, 19 से 36। यस सर। जी सर। तो यही तो सिंपल मतलब होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसलिए तो निकालते हैं, यहाँ पे कौन सी है 1 से 6 तक, यहाँ पे कौन कौन सी 18 टर्म, 18 मतलब ये, यहाँ पे मतलब 9 से 36, 18 के बाद, तो 9 से 36 वाली टर्म ये होगी। तो 24 तो 25th भी इसके बीच में ही कहीं कहीं आएगा, वो दोनों टर्म क्या है 12 ही है। आपका मिडिल टर्म क्या आएगा 12 आएगा मीडियन। आप चाहो तो बिछा के देख लेना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना और देखना कि देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो शुरू की 6 टर्म 10 होगी, फिर अगली 12 टर्म 11 होगी, मतलब शुरू के 18 टर्म तक तो हो गया, उसके बाद बाकी की 36 टर्म तक 12 होगा, तो 24 तो 25th में 12 ही तो आएगा, हाँ है ना। ठीक है, ये मिडिल टर्म आ गया। अब क्या करना था, मीन डेविएशन और मीडियन। मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, एक्सआई में से जिसके अबाउट निकाल रहे उसको सब्सट्रैक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो एक्सआई में से 12 माइनस कर दो और मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, आएगा 2।
ये आएगा 1, ये आएगा 0 और ये आएगा 3, xi माइनस एफ। अब फ्रीक्वेंसी भी है तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस एम। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, 12 12 0 36। सर वो 1 नहीं आएगा, कहाँ पे 1 3 आएगा? की जगह, 3 की जगह। हाँ यहाँ, अच्छा सॉरी 13 था ना, हाँ सॉरी, वेरी गुड। 13 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 1। बाकी सब सही है? यस सर। सर ऊपर Yes, 2 sir. और 1 में माइनस नहीं आएगा। नहीं, मॉड है ना, ओके हमें सर। मॉड लेते हैं, हमेशा क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो मॉड ही लेना है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे fi से तो ये आ जाएगा 12। आपका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था आपका मीन डेविएशन का अबाउट मीडियन या मीन, समेशन fi xi माइनस m डिवाइडेड बाय समेशन fi। मतलब ये मॉड निकालने के बाद fi से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टोटल और ये वाला टोटल दोनों को हमको क्या करना है? डिवाइड करना है। हमारा आंसर आ जाएगा। ये टोटल करो कितना आएगा? 12 प्लस 12 प्लस 12 36। फाइनल आंसर कितना आएगा? 36/48। क्लियर है? एक बार देख लो सारी स्टेप। क्या समझ में आया सबको? और देखो ऐसा क्वेश्चन जेई में 2024 में भी आया, ठीक है? तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर के जिसके फॉर्मूला याद नहीं है प्लीज याद कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन डायरेक्ट था, आपके नोट्स में भी मैंने ऐसा क्वेश्चन रखा था आपको, जो वो क्या कहते हैं पीवाईक्यू की, मैंने वर्कशीट में टॉप 10 चैप्टर में मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए थे टीएनसी के, उसमें एक क्वेश्चन था, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, फटाफट देख लो। एन कोई नंबर है 770, ठीक है? और यहाँ पे दिया हुआ है ये 4 के प्रोडक्ट के टर्म्स में x1 x2 x3 x4। तो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखो क्या होगा, 77 इंटू 10। 77 को कैसे लिखोगे? 7 इंटू 11। 10 को लिखोगे 5 इंटू 2। तो देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा? 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1। यहां तक समझ में आया? बोलो। Yes, ठीक है? sir. Yes, sir. अब आपके ये जो नंबर्स होंगे ना, x1 x2 x3 x4, इसमें कोई ना कोई तो पावर होगी, या तो हो सकता है सिर्फ 2 और 5 हो, ये फैक्टर्स है। हो सकता है x1 में सिर्फ 2 या 5 आए, हो सकता है 2 5 7 आ जाए, हो सकता है 2 11 आ जाए। देखिए पॉसिबिलिटी क्या है कि कोई ना कोई एक पावर आएगी। तो यहाँ पे अपन क्या हो सकता है? x1 हो सकता है 2 की पावर सम नंबर a1, 5 की पावर सपोज b1, 7 की पावर c1, या 11 की पावर d1। x2 भी मान लो कुछ होगा, 2 की पावर a2, 5 की पावर b2, 7 की पावर सम c2, 11 की पावर d2। इस तरह से x3 भी, ये कोई ना कोई होंगे। हो सकता है पावर 0 हो जाए या 1 हो जाए, दो ही पॉसिबिलिटी है। 7 की पावर c2, 11 की पावर d2। इसी तरह से ये भी लिख दोगे। अब देखो, अब इनका जब प्रोडक्ट करोगे चारों नंबर का, चारों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या होगा? 2 की टोटल पावर कितनी आएगी? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 है ना? इन चारों नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी। 5 की पावर क्या आएगी? b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4। इसी तरह से 7 और इसी तरह से 11 की पावर आएगी कुछ ना कुछ। और ये इक्वल टू क्या होगा? 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1। क्या यहाँ तक समझ में आया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, तो ये तरीका होता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले बोला था इसको इक्वेट करो इससे, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया मैंने। अब ये जो नंबर है ना, चार प्रोडक्ट, ये 2, 5, 7, 11 की पावर्स में होंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा, 5, 7, 11 आपस में होंगे। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इनके पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब जब कंपेयर करोगे तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये जो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 है, ये इस तरह से होना चाहिए ताकि इनका सम कितना आ जाए, 1। इसी तरह से b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4, यहाँ पे खैर सब में 1 आ रहा है, हो सकता है पावर अलग होती तो अलग अलग आ सकता था, ये तो आपको और केसेस बनाने पड़ते हैं। अब a1 a2 a3 जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो ये 1, अब a1 a2 a3 या तो जीरो होगा या तो 1 होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो इसके पॉसिबल क्या क्या पेयर हो सकती है, मान लो a1 1 हो जाए बाकी सब जीरो, a2 1 हो जाए बाकी सब जीरो, a3 1 हो जाए बाकी सब जीरो, और a4 1 हो जाए। ये चार ही पॉसिबिलिटी है। तो इसको फिलअप करने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके। ये समझ में आया? ठीक है। इसी तरह से b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4, इसको भी 1 बनाना है क्योंकि पावर 7, 5 की पावर भी कितनी है, 1। तो इसको भी 1 बनाने के भी 4 तरीके, इसको भी 1 बनाने के 4 तरीके, और इसको भी 1 बनाने के 4 तरीके। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 4 की पावर 4। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 4 की पावर 4। बोलो 256 क्लियर है? ये सेम क्वेश्चन एक और आपके जो मैंने नोट से उसमें रख रखा है, उसमें बस 5 और 3 था, वो पावर अलग अलग थी। उसको सॉल्व करने का यही तरीका, आपको सारे पेयर गिनने पड़ेंगे कि a1 a2 a3 a4 को फिलअप करने कितने तरीके, फिर b1 के लिए, फिर c1 के लिए, फिर जो भी आंसर आएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. एक बार ये टाइम वापस करना अगेन। हर बार का फेवरेट क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। कभी कभी लाइन या तो कार्टेशियन फॉर्मेट में देंगे, कभी वेक्टर फॉर्मेट में, कभी पैरामेट्रिक फॉर्मेट में, लेकिन हमें कन्वर्ट करना आता है। मैं करके दिखा रहा हूँ। दिया हुआ x इक्वल टू 1 प्लस 3, दूसरा y इक्वल टू 1 प्लस 6t, और तीसरा दिया हुआ z इक्वल टू 2t। तो यहाँ से अगर आपको इक्वेशन निकालनी है, तीनों में पैरामीटर क्या है, t है, t से इक्वेट करो। तो यहाँ से t कितना आएगा, x माइनस 1। यहाँ से t कितना आ जाएगा, y माइनस 1/6। यहाँ से t कितना आ जाएगा, z/2। तीनों t को आपस में इक्वेट करोगे तो x माइनस 1 y माइनस 1/6 इक्वल टू z/2। ये आपकी क्या हो गई, लाइन की इक्वेशन। इस लाइन के ऊपर पॉइंट बताओ क्या है, जल्दी से। 1 1 और 0. 0. 1,1,0। पैरेलल वेक्टर बोलो जल्दी से। 1 I cap 6 J cap plus 2 K cap. वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका a1 वेक्टर हो जाएगा, ये आपका b1 वेक्टर हो जाएगा। इसी तरह से लाइन 2 निकाल लोगे आप लोग, वहां से a2 और b2 आ जाएगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देना। बहुत बार करवाया है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस a2 a1 वेक्टर A2 Dot. minus A1. डॉट b1 2 डिवाइडेड बाय magnitude of b1। ठीक है, जेई में भी तो आपको करके आना है। नेक्स्ट, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स व्हिच आर फ्री फ्रॉम लाइक, मतलब नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म निकालना था। ये भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, किया था एग्जाम में, लास्ट में था ये। पहुंच पाए थे कि नहीं पहुंच पाए थे? Yes, sir. ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो शुरू के क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, आखिरी तक पहुंच ही नहीं पाते। और कभी कभी 74 तो 75 क्वेश्चन ही सबसे आसान निकलता है। ठीक है, ये आदत अभी एग्जाम में मत करना कि आप आखिरी तक पहुंच ही नहीं पाओ। ठीक है, सर अगर यूनी के पीछे से शुरू क्वेश्चन करना शुरू करे तो ऐसा नहीं है कहीं। देखो पीछे से करो या आगे से, हो सकता है आगे आसान हो सकता है पीछे आसान हो सकता है बीच में आसान हो, कहीं पे भी आसान क्वेश्चन आ सकता है। आपके पेपर देते टाइम एक मेंटेलिटी होनी चाहिए कि मुझे पूरा अटेम्प्ट करना है। अगर शुरू के 5 क्वेश्चन टफ है, छोड़ने में घबराना नहीं है। छठे क्वेश्चन से करेंगे, छठे के बाद 7वां आसान है, 7वां करूंगा, उसके बाद 12th आसान है, 12th करूंगा, उसके बाद 18th आसान है, 18th करूंगा, फिर 23rd आसान है, 23rd करूंगा। लेकिन वहां तक पहुंचना है, मुझे कॉन्फिडेंटली पहुंचना है आखिरी तक। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में अपन ने अगर 10 क्वेश्चन छोड़ दिए तो हमें डरना है। वैसे भी हमको 25 में से 15 तो छोड़ने ही है कम से कम, है ना। मैक्सिमम आप 10 क्वेश्चन तो Yes, करोगे। sir. ठीक है, तो अगर 15 छोड़ने तो फिर उन छोड़ने में घबराना नहीं है।
आपको कॉन्फिडेंटली धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है और लास्ट तक कॉन्फिडेंस रखो। हाँ, क्वेश्चन को देख के मत छोड़, ऐसा नहीं बोला कि छोड़ना है तो छोड़ दो, बस देखते जाओ, छोड़ते गए फिर तो कुछ बचेगा ही। ठीक है, क्वेश्चन को देखो, गिवन डेटा उतारो, प्रॉपर्ली देखो कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फिर प्रिडिक्ट करो कि छोड़ना है कि नहीं। अब देखो कि यहाँ पे अब ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आखिरी के दो और आपके पास ये आ गया। कैसे भी बाइनोमियल का डायरेक्ट क्वेश्चन है, कैसे निकालते हैं, जनरल टर्म निकाल के। सबसे पहले हमेशा जनरल टर्म लिखो। जनरल टर्म क्या हो जाएगी, 6561 CR, फर्स्ट टर्म की पावर n-r और सेकेंड टर्म की पावर r। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्लास में करा रखे हैं, वापिस समझ लो अच्छे से। ये जगह 6561 CR, 7 की तो टोटल पावर क्या बनेगी आपके पास, 6561 माइनस r/3 और 11 की पावर बनेगी आपके पास r/9। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, ये इंटीजर कब आएगा, इसका आंसर इंटीजर कब आएगा, जब क्या बोला था, आर ना 9 का मल्टीपल हो सर। हाँ, ये जो पावर है, दोनों के दोनों पावर्स शुड बी व्हाट, बताओ कैसी होनी चाहिए, दोनों पावर कैसी होनी चाहिए, फ्रैक्शन के इंटीजर। सर इंटीजर। इंटीजर। इतना टाइम कैसे लग जाता है जवाब देने में, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड, कितनी बार क्लास में आया हुआ, और आपको मैंने वो जो वर्कशीट दी उसमें भी ऐसे क्वेश्चन है। हमेशा कभी भी नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म पूछिए या फिर इंटीजर टर्म पूछिए, जनरल टर्म लिखो और जो भी पावर है वो दोनों के दोनों इंटीजर होनी चाहिए। तो पावर अगर इंटीजर होनी चाहिए, सबसे पहली वाली पावर क्या है, 6561 माइनस r/3, इसका आंसर इंटीजर चाहिए, पहला चीज। और दूसरा जो r/9 है वो भी इंटीजर चाहिए। r/9 शुड ऑल्सो बी इंटीजर। अच्छा, यहां से तो प्रिडिक्ट कर सकते हो r/9 इंटीजर कब बनेगा, r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या बनेगी बताओ, कहां से स्टार्ट होगा, r/9 इंटीजर है तो r की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, अगर इसका आंसर इंटीजर की हो तो 27। सर 0 9। हाँ, 0 से, क्योंकि देखो r 0 भी हो सकता है, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। 0 9 18 27 मतलब 9 के मल्टीपल होंगे, यस सर। लास्ट जाएगा 9 के मल्टीपल तक। लास्ट मल्टीपल कौन सा होगा तो वो भी निकाल सकते हो, इसको 9 से डिवाइड करके देख लो, लॉन्ग डिवीजन से, है ना, सही है। सर हो जी जाएगा। सर। कितना आएगा ये, अच्छा हो रहा है तो लास्ट यहीं तक जाएगा 65। अच्छा, ये 9 से डिविजिबल है ना, चेक कर लेना। यस सर। तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा, ये वाला नंबर भी। यस सर। तो अगर ये 3 से डिविजिबल है तो इसको 3 से पहले डिवाइड, 3 2 6, 3 1 3, एक बार चेक कर लेना, माइनस r/3। अब देखो यहाँ तो क्लियर दिख रहा है, बहुत आसान बन गया है। तो अब ये इंटीजर कब होगा, जब r यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 का वो 0 3 6 9 एंड सो ऑन, है ना, क्लियर है। यस सर। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 का क्या लेंगे हम, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। 1 और 2 से क्या लेना, कॉमन, फ्रॉम 1 and 2 विल टेक कॉमन एलिमेंट। कॉमन क्या आएंगे बताओ, 9 के मल्टीपल्स। 9 वाले आएंगे ना, क्योंकि 3 वाले सारे ऑलरेडी 9 के अंदर, मतलब 9 वाले सारे तो ऑलरेडी 3 के अंदर होंगे इसे, तो कॉमन क्या यस आएगा, सर। कॉमन क्या आएगा इनका, 9 की मल्टीपल ही, 0 9 एंड सो ऑन अप टिल 6561। तो नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है। अब ये एक तरह की एपी है, नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए आप चाहो तो an इक्वल टू a प्लस n-1d कर दो, या फिर ये पता कर लो कितनी बार जा रहा था, 9 7 जा 63, 9 2 से 18, 9 9 तक, तो यहाँ 1 से लेके यहाँ तक तो 729 टर्म्स है ना, और ये वाली एक्स्ट्रा 1, तो टोटल टर्म्स कितनी होगी 730। आप चाहो तो एपीसी भी बता सकते हो, लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, an का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो n पता चल जाएगा। क्या क्वेश्चन आसान है, डुएबल है कि नहीं बताओ। यस सर। यस सर। ये क्लास में करा रखा है और आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स दी वहां पे भी करा रखा है, ऐसे क्वेश्चन तो करके आना है, चलो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। अगला ये वाला हुआ था 74 के बाद लास्ट 75, यहाँ तक नहीं पहुंचे, ये भी नहीं किया,
चलो ट्राई करो अभी सब लोग। सर किया था सर, ये हो गया था। हो गया था? 4 आया था इसका आंसर। जिसने नहीं ट्राई किया एक बार ट्राई कर लो। तब तक मैं भी क्वेश्चन लिख लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके जो रूट्स हैं वो कौन है? गामा और डेल्टा। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस, देन द नंबर अल्फा बीटा गामा डेल्टा टेकन इन ऑर्डर फॉर्म्स एन इंक्रीजिंग जीपी। तो ए बी की वैल्यू बताओ। अगर ये इंक्रीजिंग जीपी है तो कैसे करेंगे बताओ? अल्फा बीटा गामा डेल्टा फॉर्म्स एन इंक्रीजिंग जीपी। तो 4 नंबर अगर जीपी में है तो इनको आपस में कैसे रिलेट करें बताओ? तो इसे कोई से भी जीपी कंसीडर कर सकते हैं, देन उसके रूट्स वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी जीपी कंसीडर करो? तो मैंने तो सिंपल वाली करी थी, ए आर स्क्वायर, इससे हो गया था। और आसान है ना, और सोचो। सर 4 दूसरी नंबर वाली भी कर अगर सकते हैं सर। 4 नंबर अगर जीपी में तो कैसे रिलेट करोगे आपस में? कैसे चेक करोगे? उनमें क्या प्रॉपर्टी होगी? सर ए बाय आर क्यूब और ए आर और ए बाय आर ए आर क्यूब। अच्छा, वो तो आप 4 टर्म जीपी में लेते हो, वो तो ठीक है। मैं यूं पूछना चाह रहा हूं, अगर ये 4 नंबर जीपी में, मान लो आपको सिंपल ऐसा क्वेश्चन आता है कि 4 नंबर है, ये जीपी में है कि नहीं, कैसे चेक करो? तो कैसे चेक कर सकते हैं? तो बीटा बाय अल्फा इक्वल्स टू गामा बाय ओ डेल्टा बाय गामा। रेशियो इक्वेट होते हैं ना। यस अगर सर। इनके रेशियो अगर आपस में इक्वल है Yes, तो ही तो जीपी में होते हैं। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है ना। उससे करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या होगा? बीटा बाय अल्फा, इससे पर होगा कि नहीं होगा चेक लेते हैं। डेल्टा बाय गामा, इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो गामा बीटा के साथ आएगा, अल्फा डेल्टा के साथ आएगा। अच्छा, पर अपने सर पास ए अल्फा, इक्वल टू बी हो जाएगा सर। हाँ, अपने पास कौन है? अपन को चाहिए अल्फा बीटा साथ में। तो अल्फा बीटा साथ में चाहिए तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? अगर दोनों तरफ +1 +1 भी करें तो भी काम नहीं होगा, है ना? सर ठीक है। अल्फा बीटा साथ में क्यों चाहिए सर इसमें? अरे मतलब ये अल्फा बीटा साथ में, रिलेशन मेरे पास अल्फा बीटा के साथ का है ना। ये सर यहाँ से बीटा बाय अल्फा निकाल लेंगे ना, ए कहाँ आ से? जाएगा, यहाँ से बीटा बाय अल्फा ए आ जाएगा, और गामा बाय डेल्टा बाय गामा बी आ जाएगा। क्यों ए और भी आ जाएगा? रेशियो थोड़ी ए और भी होते हैं, प्रोडक्ट होता है। ओके सर ओके। क्या कर रहे हो? ठीक है, अल्फा सर ये बीटा मैंने गामा। कर दिया सर गलती से। हाँ हाँ हाँ, रेशियो थोड़ी होगा अपने तो। अब मैं सोच रहा था अगर रेशियो से कभी मान लो अल्फा बीटा और गामा डेल्टा में रिलेशन आता तो काम होता, पर यहाँ काम नहीं हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं फिर आपको या तो ये जीपी में तो तो अज्यूम कर लो 4 टर्म जीपी की, ठीक है। तो 4 टर्म जीपी की सिंपली फिर ये अज्यूम कर सकते ए आर क्यूब, ए आर स्क्वायर, सॉरी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। अब इसमें आपके पास ये बोल सकते हो कि ए प्लस ए आर ये 3 के बराबर है, और ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब ये 12 के बराबर है। इन दोनों से अगर ए और आर निकल जाए तो काम हो जाए। इससे आ रहा था ए और आर, सर इससे आ गया था। आ गया था, ठीक है। यहाँ से अगर आप ए निकाल लेना, आर निकाल लेना, ए पता चल गया, आर पता चल गया, तो फिर तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा चारों ही आ जाएंगे। फिर आपको निकालना है ए मतलब कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और बी की वैल्यू आ जाएगी उनके प्रोडक्ट ऑफ द रूट। यहाँ से ए और बी पता चल जाएंगे। यहाँ से चाहे तो ए कॉमन ले लेना, यहाँ से ए कॉमन ले लेना, रेशियो ले लेना दोनों का, ठीक है। यस सर। रेशियो लेके आर में इक्वेशन बनाना, फिर वहां से आर प्रिडिक्ट करना, आर की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर कैसे लोगे? इस ऊपर वाली इक्वेशन का नीचे वाली इक्वेशन से रेशियो ले लेना, तो आर आर कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। यस सर, R2 आया था सर इसमें। ओके, तो देखो ये लगभग टोटल इसके अंदर मैंने कितने क्वेश्चन लिए थे आज की क्लास में आपके लिए, एक सेकंड में बताता हूँ। टोटल 16 क्वेश्चन, जो कि इजी मीडियम कैटेगरी के थे, जो क्लास में कवर हुए थे आउट ऑफ 25। इन 16 मतलब ऐसे थे जो आप अटेम्प्ट कर सकते थे। इन 16 में से अगर आप 8 या 9 भी सॉल्व कर लोगे तो अच्छा परसेंटाइल बन जाएगा, ठीक है।
बचे हुए क्वेश्चन ठीक है, थोड़े लेंथी टफ अलग अलग कैटेगरी के थे, लेकिन ये 16 क्वेश्चन आपसे पूरे डुएबल थे। इसके बाद सॉल्यूशन आपके आ जाएगा ग्रुप में, ठीक है। आपको इनकेस कोई बचा हुआ क्वेश्चन और देखना हो तो खुद से फिर वो देख लेना, लेकिन मेन ये 16 क्वेश्चन आपको छूटने नहीं थे। इनके कॉन्सेप्ट आपको क्लास में कवर करा रखे हैं और ये आपसे बनने चाहिए थे। अब आप देखना कि आपसे ये 16 क्वेश्चन बने या नहीं बने, या फिर अगर नहीं बने तो इसके पीछे कारण क्या था। जो जो भी क्वेश्चन आपने छोड़े उसमें अपनी अपनी गलती पहचानना, क्लियर है, और इसको प्रॉपरली सॉल्व करना, ठीक है। चलो जी ओके, सर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा सुनो, कल और परसों, कल परसों तीनों दिन आपका मैथ्स के क्लासेस में पेपर डिस्कशन होगा, जेई का 2025 का। तो आपकी शीट्स पे ऑलरेडी वो अपलोडेड है, आपको ईमानदारी से उस पेपर को ट्राई करना है, सॉल्यूशन मत देख के आना डायरेक्टली। 3 घंटे, फिर जैसे मैथ्स का है तो मैथ्स का 1 घंटा 20 मिनट का, या फिर सॉरी हाँ 1 आवर 20 मिनट्स या 1 आवर 10 मिनट्स का टाइमर रखना, उन 25 क्वेश्चन को ट्राई करना। उसमें से कोशिश आपको करनी है 10 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करने की, क्लियर है। तो आपको यही करना है, सुबह सुबह कल वहां से डाउनलोड कर लेना मैथ्स का पेपर, आपकी जो शीट है वहां शीट से डाउनलोड करने के बाद उस पेपर को खुद से अटेम्प्ट करना, और शाम वाली क्लास में फिर उसका हम डिस्कशन करेंगे। फिर आपको यही देखना है कि कितने क्वेश्चन आपसे बन पाए कितने नहीं बन पाए। तो अगले 3 दिन मैथ्स के केस में आपका पेपर डिस्कशन होगा 2025 के जनवरी शिफ्ट के। फिजिक्स में भी आखिरी के 2 दिन होगा, आज कल तो आपका शायद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होगा, उसके आखिरी के 2 दिन पेपर डिस्कशन होगा। और केमिस्ट्री में आपका फिलहाल अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगा लास्ट तक, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर मैं कह रहा था कि ऑर्गेनिक तो सर इतनी को 25 में सेशन 1 में तो आई नहीं थी, तो इनऑर्गेनिक थोड़ा सर उसके क्लास रख लीजिए। नहीं ऑर्गेनिक आई नहीं थी इसका ये मतलब थोड़ी कि अब नहीं आएगी। नहीं सर, ऑर्गेनिक तो मतलब 1-2 क्वेश्चन आए थे, वो भी आसान आसान से आए थे सर। अरे पर ऐसा बोल नहीं सकते, 2024 में किसी बच्चे से पूछोगे तो वो कहेगा हर शिफ्ट में ऑर्गेनिक ही आएगी, ठीक है। तो ये प्रिडिक्टेबल नहीं होता। इनऑर्गेनिक का क्या है ना, मैक्सिमम लोग कर लेते हैं, आप लोग थ्योरी उसमें रटने वगैरह रहते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती, समझ में नहीं आती है। और इस अब आखिरी के 2 ही दिन बाकी है तो उसमें ऑर्गेनिक ही करना। इनऑर्गेनिक के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको पहले याद हो तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वो क्वेश्चंस बैंक दी गई थी जनवरी अटेम्प्ट में, तीनों सब्जेक्ट वाइज, ऑर्गेनिक की, फिजिकल की, इनऑर्गेनिक की, ठीक है। आप उसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, नहीं हो तो मुझे ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर देना, तो मैं इनऑर्गेनिक के पूरी क्वेश्चन बैंक आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि लिंक है उसके अंदर सर, वो हाँ हाँ क्वेश्चन बोलो। पीडीएफ है सर, हाँ जो पीडीएफ लिंक क्वेश्चन, ग्रुप में है। हाँ पीडीएफ ठीक में सर। भेज दूँ, आप एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना तो इनऑर्गेनिक पूरी इनऑर्गेनिक के वो सिलेक्टेड 100-150 क्वेश्चन है वो मैं भेज दूंगा, तो आप अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। और बोलो, और किसी को क्या सर दिक्कत है। सर हाँ एक बोलो। डाउट था, जैसे अभी 3 दिन मैथ्स में आपने बताया कि हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, तो हाँ सर हाँ मैं सोच रहा था मेरा इंटीग्रेशन थोड़ा वीक है, तो क्या इन 3 दिनों में मैं इंटीग्रेशन करूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा या पेपर सॉल्विंग करूं? और वैसे भी मेरा पेपर सेकंड को ही है। नहीं पेपर तो सॉल्व करना ही है आपको, पेपर सॉल्विंग करने में 1.5 घंटे ही जाएगा सुबह का। और आपको अगर इंटीग्रेशन सुधारना है तो आप आधा घंटा एनसीईआरटी के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करो, बस इतना ही करो, ठीक सर है। एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी नहीं हाँ सर, मतलब पीवाईक्यू कह रहा था। नहीं 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 नहीं, अगर आपका इंटीग्रेशन वीक है तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी आनी चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन का फंडामेंटल अगर आएगा तो ही डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, तो ही डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो ही एरिया अंडर कर होगा। और डेफिनेट डिफरेंशियल और एरिया अंडर कर के लिए सिर्फ एनसीईआरटी की इंडेफिनिट काफी है, क्लियर है। तो वो अगर तो आता है सर तो आधा ही ही घंटा उसे करना है? हाँ आधा घंटा ही करना है उसे, आप बता रहे थे। हाँ आधा घंटा करो, आधा घंटा 1 घंटा बस, 3 दिन दे दो। पूरा ठीक दिन है। इंटीग्रेशन करोगे तो बाकी चैप्टर कब रिवाइज करोगे। और लग रहा है कि हाँ इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा तो छोड़ दो। सर, मतलब मेरे ना फिजिक्स केमिस्ट्री सही है, मैथ्स में ना मतलब मेरे ना 2-3 क्वेश्चन हिल पाते हैं, मतलब करेक्ट। हाँ तो फिर जो सिलेक्टेड 10 चैप्टर दिए उनको ट्राई करो ना, स्टैटिस्टिक्स हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, रिलेशन हो गया, फंक्शन हो गया, इनको पहले टारगेट करो। और इंटीग्रेशन अगर फंडामेंटल आता तो ही जाना, और फंडामेंटल भी नहीं आता तो फिर छोड़ देना। और नहीं, मैंने अभी फंडामेंटल आता है तो मैं सोच रहा था पूरे दिन वही कर सकता हूँ आखिरी के 3 दिनों में, नहीं मैथ्स में नहीं नहीं नहीं, इंटीग्रेशन और वो ये सब। मत करना, ये मत करना, रिवीजन करो। तुमने अगर मैथ्स में 6 चैप्टर किए हैं, तुम 6 चैप्टर का रिवीजन करो, एक चैप्टर में पूरा दिन मत दो, कोई कोई सेंस नहीं है। इंटीग्रेशन चाहे महीना भर भी कर लो तो भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा,
क्लियर है? ठीक इंटीग्रेशन ऐसा है, इसलिए मैंने आपको क्या कहा, अगर करना है तो आधा घंटा की सिर्फ एनसीईआरटी कर लो, वो भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, 1/quadratic 1/रूट करो। अभी थोड़े दिन पहले मैंने कराया तो था रिवीजन, ठीक है? फिर वो जो पीडीएफ है वो कर लो, इतना बहुत है। वो जो मैंने रिवीजन में जो क्वेश्चन क्लास में कराए थे उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एनसीईआरटी भी नहीं करनी है, वो मैंने सिलेक्टेड 10 क्वेश्चन कराए थे, 10 या 12, उस 10-12 क्वेश्चन में पूरा इंटीग्रेशन कवर है। तो अगर आपने उनको भी रिपीट कर लिया तो भी आपका हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर चैप्टर को छोड़ देना, फिर जो आपने किए 5 चैप्टर उनको रिवाइज करो। आखिरी के 3-4 दिन में आप कुछ भी ऐसी चीजें करोगे तो एग्जाम में डीमोटिवेट जाओगे, फिर एग्जाम के एक दिन पहले ऐसा लगेगा कि यार अपन को फॉर्मूला याद नहीं है जो चैप्टर हम करके गए। अभी आपके पास टाइम है एग्जाम के पहले, अगर आपने मान लो मैथ्स में 5 चैप्टर किए तो उन 5 चैप्टर के फॉर्मूला रिवीजन अच्छे से करो। फिजिक्स में 6 चैप्टर किए तो उन 6 का करो। केमिस्ट्री में 10 किए तो 10 का करो। जितना आपने किया है, अब इस टाइम पे आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं करनी है जो नहीं आती है, जो आती है उसको रिवाइज करो, खत्म बात। ठीक है? ठीक है सर। अदरवाइज एग्जाम के एक दिन पहले यही रहेगा कि भाई फॉर्मूला याद नहीं है कितना किया था, और एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन भी नहीं होता। तो आप मान के चलो आपके पास अब 27, 28, 29, 30 बस इतने ही दिन बाकी 3-4 दिन, तो आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो जो जो भी चैप्टर आप लोगों ने किया। ठीक है। ओके, ठीक है।